गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे बच्चे लोगों आप लोग अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चे लोगों जल्दी से आ जाइए, जल्दी 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 से आ जाइए। कैसे हैं सब लोग? तो अब हम लोग लग चुके हैं एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी में, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है बच्चों। बस अब जल्दी ही एग्जाम्स की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, साथी और ऑडिट सब्जेक्ट का साथी जयेश भंडारी, और हम लोग इस वक्त मिल रहे हैं बच्चों अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ही नहीं, हम अनअकैडमी के स्पेशल क्लास वाले प्लेटफॉर्म पर भी मिलते हैं, जो आपको मिलता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जो भी है एब्सोल्युटली फ्री। यानी कि अगर आप हमारी क्लासेस का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं बच्चों, अभी भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत जबरदस्त वाली तैयारी करनी है, खूब सारे एमसीक्यूज करने हैं, करेक्ट इनकरेक्ट करना है, चीजों का रिवीजन करना है, तो बिल्कुल अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे आपको स्पेशल क्लासेस हमारी मिलेंगी, मेरा नाम दिखेगा, फॉलो करिए और उन सारी क्लासेस को फ्री के अंदर बच्चों आप लोग देख सकते हैं। जबरदस्त अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आ जाइए जी, सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों और बहुत सारे वाले एमसीक्यूज का टारगेट आज हमारा है, जिसको हम आज लेकर के चलने वाले हैं। और बच्चों, दिसंबर में हम लोगों के जब आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दिसंबर में साथ साथ हमारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं बच्चों। मई 21 के लिए हमारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो आप जानते हो कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा अभी, कि आपको अपने सारे जूनियर्स को बता देना है कि भैया पढ़ना है तो अनअकैडमी के पास आकर के पढ़ना है, क्योंकि ये आपको पढ़ाता है बार बार, लगातार लगातार लगातार। बच्चों, पूरा कोर्स हम लोगों ने कर लिया, हमने रिवीजन कर लिया, हमने क्वेश्चन वाइज रिवीजन कर लिया, हमने करेक्ट इनकरेक्ट कर लिया, हमने एमसीक्यूज कर लिए, मतलब क्या नहीं किया। और इसके अलावा बच्चों, एग्जाम टाइम के अंदर, ड्यूरिंग एग्जाम हम आपके लिए लेकर के आते हैं मैराथन, यानी कि इतने सारे आर्ट्स हम आप लोगों के साथ में है, हर पल साथ में है, ताकि तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जाएं। तो बच्चों, आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी ने पूछा कि भाई ये सर अनअकैडमी का प्लस कोर्स का क्या चक्कर है, बच्चों अनअकैडमी आपको 3 लेवल पर क्लासेस दे रहा है, यानी हमारा यूट्यूब, हमारा स्पेशल क्लास और हमारा प्लस कोर्स बराबर। यूट्यूब जिस वक्त अभी आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, हमारा ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके अलावा बच्चों, स्पेशल क्लासेस भी हमारी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ मिलता है प्लस। अब सर उसमें कैसे होने वाला है बच्चों, पहला स्टेप आप लोग देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि अनअकैडमी ऐप को आपको सिंपल सा यहां से सर्च करके प्ले स्टोर पे आपको मिलता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स यहाँ पे। पहला स्टेप आपने सर्च किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन उसके बाद में बच्चों उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लीजिए जैसे ही आप करेंगे, नंबर थर्ड पे, स्टेप थर्ड में बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, जिसमें से हमारा कोर्स जो है बच्चों सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, ये हमने यहां से कर लिया जी सेलेक्ट, यानी सीएस वाली कैटेगरी में सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट ये हमारा हो गया यहां से सेलेक्ट। और जैसे ही इसको यहां से हमने कर लिया सेलेक्ट बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस सब मिलेंगी आपको। हम जा रहे हैं प्लस कोर्स की तरफ। हमने इसको क्लिक किया, अगेन एक विंडो खुल गया बच्चे, जहां पे आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन का, गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया बच्चों, ये पूरी एक विंडो सारी फीसेस के बारे में आपको बता देगी। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, यानी जैसा पढ़ना चाहें आप वैसा पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन वालों के लिए 24 मंथ बेस्ट ऑप्शन रहता है। इंटर वाले 24 मंथ या 12 मंथ का अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी एग्जाम देना है जल्दी से आपको, मई में अगर देना है तो आपने 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो भी चलने वाला है बराबर। अब सर ये सब्सक्रिप्शन में बच्चों बड़ा बेनिफिट देखिए, जैसे ही आप कोई सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो आपने 24 मंथ का सेलेक्ट किया, और यहाँ पे फीस के लिए जब आप फिल करने वाले हैं, तो मेरे कोड का इस्तेमाल, जी हाँ, मेरा कोड यानी कि JYSH कैपिटल में मेरा नाम, जैसे ही आपने वहां लगाया, अप्लाई पे क्लिक किया बच्चों, सीधा सीधा आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। जी हाँ, 10% का डिस्काउंट। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 12 मंथ की 21,000 फीस है बच्चों, तो वो घट करके आपके लिए हो जाएगी 18,900। जी हाँ, 18,900 में आप 24 महीना पढ़ने वाले हैं। न सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हैं, इस फीस में आप इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किसी भी फैकल्टी की कोई भी क्लास, कोई भी लेक्चर को अटेंड कर पाएंगे। ये सबसे जबरदस्त वाला बेनिफिट है बच्चों। जरूरी नहीं है कि आपने मुझसे ही पढ़ा बराबर, आप सारे सब्जेक्ट की, यानी
सारी फैकल्टीज, एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल फैकल्टीज से आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा बच्चों अगर बाई चांस आपने 12 मंथ का लिया तो 17,500 से सीधा 10% कम होकर के 15,750 में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो भाई इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो जरूर 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 फैला दीजिए, इस पूरे बात को फैला दीजिए मेरे नाम को कि भाई इसका इस्तेमाल आपको दिलाता है 10% का डिस्काउंट। चलिए जी, तो ये सारी बातें तो हमारी हो गई कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको हमने बता दिया। और अब बच्चों आइए हम आपको लेकर के चलते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। यानी कि आज हम लोग बच्चों बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं, बराबर। तो उन एमसीक्यूज की तरफ मैं आपको लेकर के आ जाता हूँ सीधा सीधा। आइए बहुत फटाफट हम लोग चलेंगे। और बच्चों अब हमारे पास में क्विज के टाइमिंग्स नहीं है, आप लोग जानते हो अब क्विज नहीं होगा, अब तो फटाफट एमसीक्यूज होने वाले हैं। यानी कि फास्ट ट्रैक एमसीक्यूज पे अब हम लोग करने वाले हैं बात। तो आइए बच्चों बात को शुरू करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है बच्चों, कुछ ऐसा है जो बर्ड आई व्यू देता है ऑफ द सिस्टम एंड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंटीग्रेशन एंड इन डॉक्यूमेंटेशन कैन बी इजीली स्पॉटेड एंड इंप्रूवमेंट कैन बी सजेस्टेड। बच्चों आप लोग सब जानते हो ये टॉपिक का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया है मैंने। बर्ड आई व्यू आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर इट इज अ मैटर ऑफ फ्लो चार्ट। क्या कहते हो बच्चों? बी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर। फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है सर इंटरनल कंट्रोल चैप्टर नंबर 4 का इवैल्यूएशन करने के हमारे पास में जो 4 मेथड्स है बच्चों, नैरेटिव रिकॉर्ड भी, फ्लो चार्ट भी, क्वेश्चनर भी और चेकलिस्ट भी, उसमें से ये डेफिनेशन जो है वो फ्लो चार्ट का है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों सेकंड नंबर पे आगे, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर। मटेरियलिटी का कंसेप्ट कहां होता है? प्लानिंग स्टेज पे, परफॉर्मिंग पे। In evaluating the effect of identify misstatement of the audit of unrecorded misstatement, या डी नंबर ऑप्शन बच्चों both planning and performing the audit and evaluating the effect of identify statement। यानी कि अल्टीमेटली ये सारे ही पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट है। यानी कि डी के अंदर सबकी बातें लिख दी गई है बच्चों। तो मॉड्यूलिटी का जो कंसेप्ट है वो सब जगह पे अप्लाई होता है बच्चों, प्लानिंग के अंदर भी, परफॉर्मिंग के अंदर भी। चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मॉड्यूलिटी का कंसेप्ट आपको दिया है, सब जगह पे काम आता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नंबर थर्ड हमारे सामने आया, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व अ कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी with a view to suggest improvement there to and add value to and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system। और बाप रे, it is the definition of, बच्चों समझना सुनना, यहां लिखा है एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व। बच्चों इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, बॉस मैनेजमेंट का फंक्शन है, बोले तो फिर ऑडिट तो होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट फंक्शन की बात हो रही है, बराबर। फिर बच्चों ना तो ऑडिट है ना इंटरिम ऑडिट है, बराबर, क्योंकि वो तो आउटसाइडर करता है। विच इन्वॉल्व कंटिन्यूअस और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी विद अ व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट, बराबर। तो बच्चों ये डेफिनेशन तो अपने को इंटरनल ऑडिट का डेफिनेशन दिख रहा है, मेरे पास में स्टडी मैट भी है। तो जैसा अपन लोग हमेशा से देखते आए हैं, क्या स्टडी मैट में मुझे ये डेफिनेशन इंटरनल ऑडिट की कहीं दिखती है क्या? चेक करें क्या बच्चों? चलिए जी, तो ये बच्चों यहाँ पे देके रखा है मेरे पास में पेज नंबर 4.34, एक पेज ऊपर नीचे हो सकता है मेरे और आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, बराबर। और बच्चों चैप्टर नंबर 4 में इंटरनल ऑडिट का जो डेफिनेशन है फर्स्ट पैराग्राफ में आपको देके रखा है, एंड इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व अ कंटीन्यूअस क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी टू व्यू एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। बच्चों सेम डेफिनेशन देके रखा है, मतलब आंसर नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि ये डेफिनेशन है इंटरनल ऑडिट की, बराबर से। चलिए जी नेक्स्ट पे आते बच्चों, एज पर ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन वेरी वाइडली एंड डिपेंड ऑन द, बच्चों किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि क्या इसकी चीजें होने वाली है। नंबर 1 पे बोला बच्चों साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, कितना काम उसका यूज करना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी पे डिपेंड करेगा, बोथ size and structure of entity and the requirement of management and internal control। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा सा ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन के 610 के हिसाब से अगर देखे जाए तो बच्चों सीधा सीधा सा पॉइंट हो गया, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, साइज पे भी और रिक्वायरमेंट्स पे भी। सर इसका आंसर किधर मिलने वाला है बच्चों? वहीं पे इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे बच्चों, वहीं पे जहां पे इसको मैं पढ़ रहा हूं ऐसे 610 आपको नजर आ जाएगा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बच्चों पेज नंबर 4.35 और क्लियर बोला है
Using the work of internal auditor, the objective of internal audit function vary widely and depend on the size and structure of entity and requirement of management and where applicable TCWG यानी कि C नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। अगेन आपको मैंने बता दिया पेज नंबर 4.35 पे इसका आंसर ढूंढा जा सकता है इंटरनल कंट्रोल वाले हमारे चैप्टर में, बराबर। चलिए जी, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया SIA 17। सर ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऐसा कुछ है क्या? यस सब सर, ये जो हमारा है ये ऐसे 17 सर, ऐसे 17 तो हमारे कोर्स में है ही नहीं सर। हमको क्या पता सर ये किससे कनेक्टेड, इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको बता दूं मैं। इसी पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक पॉइंट आएगा बच्चों, पेज नंबर 4.37। जी हाँ, आपको स्टडी में साथ साथ में बताता जा रहा हूं। वहां पे आपको लिस्ट दे रखी है बच्चों, जहां पे आपको टोटल वहां पे आप लोग देख सकते हैं 18 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो देके रखे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट, बराबर। और उसमें से 17 नंबर पे जो आप देखिएगा उस पूरी टेबल के अंदर जब आप देखोगे तो 17 पे मुझे दिख रहा है सीधा सीधा सा कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन इंटरनल ऑडिट। जी हाँ, कंसिडरेशन यानी कि फिफ्थ का बच्चों बी ऑप्शन इज करेक्ट सर। ये बाकी के बच्चों ए नंबर जो आप देख रहे हो प्लानिंग एंड इंटरनल ऑडिट, ये हमारा SIA 1 के अंदर जा रहा है, बराबर। बहुत क्लियर आपको देख के रखा है। बेसिक प्रिंसिपल्स वाला पॉइंट है बच्चों, ये 2 के अंदर हमारा जा रहा है, SIA 2 के अंदर जा रहा है। और क्वालिटी एश्योरेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो SIA 7 के अंदर ये जा रहा है। पूरी लिस्ट आपको वहां पे देके रखी है। हालांकि ये डिटेल आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये स्टैंडर्ड आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन टेबल जरूर आपको दे रखी है स्टडी मैट में, तो मे भी कोई क्वेश्चन उसके ऊपर बन जाए, इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों, इन्होंने पूछ लिया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भैया इसके अंदर से बताइए। आइए ढूंढ लेते हैं। एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। प्राइवेट कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर नहीं चाहिए। क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट बच्चों? वहीं पर उसी पेज पर। अच्छा, ये तो मैं आपको बहुत बार याद करवा चुका हूं कि भैया 138 किन किन कंपनीज पे लगता है वो याद कर लीजिए। और अगर कंपनीज की लिस्ट देखोगे बच्चों तो प्राइवेट कंपनी पे ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, अगर वो टर्नओवर की कंडीशंस को पूरी कर रही हो या लोन्स की कंडीशन को पूरी कर रही हो तो उन पे भी लगेगा। तो ये सेंटेंस तो जाने वाला है इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल रिस्क इज द ससेप्टेबली, वर्ड आते ही बच्चों लग जाता है कि भाई साहब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। चेक करो बच्चों, सीधा सीधा सा हो गया, इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क के लिए चीज काम आती है बच्चों, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर अगला पूछा गया, अच्छा एक मैंने शायद मिस कर दिया बीच में से, ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट था, बी वाला मैंने मिस कर दिया। द डायरेक्ट रिलेशन बच्चों, मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क में कभी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट है बच्चों। इनवर्स वाला सिस्टम जाता है, अपने को पता है अच्छी तरह से। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द ऑडिट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये ठीक लग रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया जाता है एविडेंसेस लेने के लिए, ताकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इफेक्टिवनेस पता लगाया जा सके। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 6 का डी नंबर आंसर हमारा एकदम से करेक्ट होने वाला है बच्चों, आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट पे आगे बच्चों, ऐसे 240 चैप्टर नंबर 5 पे बात करता है बेटो, फ्रॉड की रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों क्या बनने वाली है ऑडिटर की, उसके ऊपर हमारी बात होती है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ऐसे 240 द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफाइन द टर्म। अब यहां हमने एक जगह खाली छोड़ दी है, डिफाइन द टर्म। अब किस चीज का डेफिनेशन है आपको को नहीं पता, इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमॉन्ग मैनेजमेंट। बच्चों बराबर से समझना, TCWG एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। और बच्चों 4 ऑप्शन हमने आपको दिए, फ्रॉड, एरर, मिसस्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, और सबसे बढ़िया चीज बच्चों, जैसे ही इंटेंशनल एक्ट वर्ड आ गया कि भैया जब ये ऐसे फ्रॉड की बात करता है और इंटेंशनल एक्ट की बात करता है, तो पक्का पक्का से इसका आंसर जो है, आप लोग ये चीज तो फाउंडेशन के टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि सर इंटेंशनली अगर कोई चीज होती है तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड एंड फ्रॉड एंड फ्रॉड ओनली। ये 7th का बच्चों आंसर आपका जाने वाला है। चैप्टर नंबर 5 में आपको देखी भी रखा है। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं बच्चों। टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट आर रिलेवेंट टू ऑडिटर आर। इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करूंगा बच्चों? 2 ही होती है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, तो 8 का आंसर सी नंबर भी सबको पता होना चाहिए। चलिए जी,
नेक्स्ट पे आए बच्चों, डिफाल्केशन ऑफ कैश हैज बीन फाउंड टू प्रिपेयर जनरली इन द फॉलोइंग वेज। डिफाल्केशन ऑफ कैश की अगर बात करें बच्चों, तो डिफाल्केशन के अंदर तो बहुत सारी चीजें हमारी कवर रहती हैं, जिसमें कैश पेमेंट बढ़ा करके दिखाना भी है, इन्फ्लेटिंग भी है, या कैश रिसिप्ट को कम करके दिखाना है, या रॉन्ग टोटल्स हमारी करना है। ये सारी चीजें डिफाल्केशन ऑफ कैश का पार्ट है बच्चों। तो 9th का आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट जाता है। अगेन सेम चैप्टर आप लोगों का 5th जो है ऐसे 240 इसके लिए काम करता है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आगे बच्चों हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th वाला क्या कहता है। फास्ट टैग एमसीक्यूज पे बच्चों इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, और देखेंगे हमारा ये पॉइंट क्या कहता है। फटाफट से आइए मेरे साथ। While auditing XYZ Limited, the auditor was told by Mr. Rahul, the CEO of company, that he would be responsible for the fraud and error. बच्चों स्टडी बैट का एग्जांपल है। If any occurring the books of accounts of the company, बच्चों समझ रहे हैं। While auditing XYZ Limited, auditor was told by Mr. Rahul, कंपनी के सीईओ ने बोला कि भैया फ्रॉड और एरर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होने वाली है। तो हमने कहा मिस्टर राहुल वाज रिस्पॉन्सिबल, यानी जो हमारे सीईओ है। बी ऑप्शन आया बच्चों, एन ऑडिटर कंडक्टिंग द ऑडिट अकॉर्डिंग विद ऐसे, अगर ऐसे के हिसाब से आपने ऑडिट किया, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड एंड एरर। बच्चों ऐसे 200 की हमारी लाइन से बिल्कुल सही है, बराबर। नेक्स्ट लाइन लिखिए, द ऑडिटर शुड आल्सो कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑफ द फ्रॉड एंड एरर, द फ्रेम इज रिपोर्ट एप्रोप्रिएटली। और बच्चों सेकंड नंबर उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करना, तो यह हमारी ये दो जिम्मेवारी है, लेकिन फ्रॉड के लिए हम कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो बोथ बी एंड सीज आर करेक्ट आंसर बच्चे लोगों, अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ 11 पे। डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों डॉक्यूमेंट दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड, आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑल्टरेशन डाल दिए, बराबर। तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट जिसको दिख रहा है अपने को हैज बीन ऑल्टर किए गए, क्या यहाँ पे कहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ डिस्क्रिपेंसीज किया है, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस की यहाँ पे बात हो रही है, और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट है, नन ऑफ द अबव। बच्चों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज है, तो सीधा सीधा अपने को समझ जाना चाहिए, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस बच्चों, यानी एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ की गई है, डॉक्यूमेंट जो है उनको ऑल्टर किया गया है। तो सीधा सीधा सा कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस का पॉइंट हमारा लगने वाला है। 11th का बी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखने वाले हैं। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट पे आता हूं बच्चों। अकॉर्डिंग सेक्शन 143(12), यस कुछ याद आया अपने को, ऑफ कंपनीज एक्ट, बोर्ड रिपोर्ट इंक्लूड्स these matter rating with fraud reported by the auditor। बच्चों हम जानते हैं कि हाँ 143(12) के अंदर जहां पे हमारी, वैसे तो बोर्ड रिपोर्ट का जो सेक्शन है बच्चे वो 134 है, बराबर। लेकिन 143(12) के अंदर जिस वक्त के अंदर ऑडिटर ने फ्रॉड के बारे में बोर्ड को बताया है, तो बोर्ड भी क्या करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, उसको करता है इंक्लूड। ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने कहा सर क्या चीजें इंक्लूड करता है, आपको याद हो तो ऑडिटर 3 चीजें बताता है। भैया नेचर ऑफ फ्रॉड कितना है, अमाउंट कितना है, और रेस्पॉन्सिबल बंदा कौन है। ये बोर्ड जो, ये ऑडिटर जो है वो बोर्ड को बताता है, बराबर। अब बोर्ड अपनी बोर्ड रिपोर्ट में 3 चीजों के अलावा बच्चों याद करो एक और चीज को इंक्लूड करता है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट कितना, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन, और रेमेडी या एक्शन टेकन बाय कंपनी। ये 4 चीजें बच्चों वहां पे लिखी जाती हैं। तो ये 4 चीजें मुझे लगता है आखिरी वाले पॉइंट में दिखनी चाहिए, नहीं मुझे तो सी में भी दिख रही है। हाँ यहाँ फ्रॉड डिस्क्रिप्शन आ गया, अमाउंट आ गया, पार्टीज इन्वॉल्व आ गया, और रेमेडीज एक्शन टेकन आ गया। तो बच्चों 12th का तो सी भी सही लग रहा है। सर सी और डी तो सेम लिख दिया गया है, सर सी और डी सेम लिख दिया गया बच्चों, थोड़ा सा चेंज है, देखिए वहां पे देखिएगा, नेचर ऑफ फ्रॉड है, अमाउंट भी है, पार्टीज इन्वॉल्व भी है, इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। ओके बच्चों समझिएगा, ये लाइन एग्जैक्ट हमारी लाइन आएगी इसके अंदर। जाकर के आप लोग सेक्शन को चेक करिएगा कि भाई अगर रेमेडियल एक्शन आपने ले लिया गया है तो वो आ जाएगा, और अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया गया है तो पार्टीज का नाम वहां पे शो करना पड़ेगा अपने को। तो डी नंबर ऑप्शन बच्चों अगेन इसी चैप्टर से निकल करके आया, एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला। देखो मेरे पास स्टडी मैट मेरे सामने पड़ा हुआ है, बराबर। अपन हर क्लास में स्टडी मैट को साथ में लेके चलते हैं भाई, ताकि कहीं पे किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं। और यहाँ पे रिपोर्टिंग ये देखिए, अब डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट 143(12) के अंदर ही आपको मिलता है, और वहां 4 चीजें बच्चों लिखी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 5.20 है मेरे पास। नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व, अगर रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन, बराबर, एंड रेमेडियल एक्शन टेकर। बच्चों ये एग्जैक्ट लाइंस निकल करके आ रही है। तो
तो सी और डी में उलझिएगा मत, एग्जैक्ट लाइन को पढ़िएगा सी पॉइंट के साथ। देखो वहां लिखा है सिर्फ पार्टी इन्वॉल्व एंड रेमेडियल एक्शन टेकन, जबकि एक्चुअल में लाइन क्या है, पार्टी इन्वॉल्व इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन, बराबर, एंड रेमेडियल एक्शन क्या लिया गया, अगर लिया गया है तो वो लिखा जाएगा। क्लियर मैटर। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर। अब बच्चों कारो का जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसका कौन सा क्लॉज जो है वो आपसे बात करता है बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पता है कि यस सर, उस क्लॉज के अंदर हम रिपोर्ट करते हैं वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। तो मेरे ख्याल से बच्चों कारो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि यस सर, ये हमारा आंसर जो है वो क्लॉज 10 जाने वाला है। अब आप जब कारो पढ़ते हैं तब भी इसको पढ़ सकते हैं। और एक मजेदार चीज बताऊं, इसी चैप्टर के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, जी हाँ, इसी के अंदर मिल जाएगा पेज नंबर 5.22 पे भी। हालांकि कारो आपको याद है अच्छी तरह से, टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा बच्चे 5.22 के ऊपर आपको दे रखा है क्लॉज नंबर 10, बिल्कुल हेडिंग दे रखी है आपको बकायदा, रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट 2016 कारो 2016। तो बहुत आराम से आप लोगों को मिलेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बराबर। चलिए जी, नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मे अकर बिकॉज देयर इज, अच्छा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मे अकर बिकॉज देयर इज, सब क्यों होगा बच्चों, सबसे पहला एडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ एसेट। एडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग इन्होंने बोला है, नोन हिस्ट्री ऑफ द वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, lack of complete and timely reconciliation of asset and dispute between shareholder in a closely held entity। बच्चों सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, कंप्लीट और टाइमली मैनर पे आपने रिकंसिलिएशन नहीं किया, इसलिए मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 14 का सी नंबर आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट जाता है। आइए 15 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड the auditor encounters exceptional circumstances, बच्चों as a result of misstatement resulting from fraud, तो ऑडिटर क्या करेगा, एनकाउंटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट ही शैल। हम ऐसा कुछ अगर बच्चों हो रहा है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गई है और जहां उसको डाउट लग रहा है कि भाई साहब मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में बच्चों उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहला विड्रॉ कर लेना चाहिए इमीडिएटली। सेकेंड नंबर, सबसे पहले प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल क्या क्या है वो उसको चेक करना चाहिए, रिपोर्ट टू ऑडिट टीम फॉर विड्रॉल करना चाहिए या आस्क द मैनेजमेंट फॉर हिज विड्रॉल करना चाहिए। अब आपने कहा कि सर ए और बी हमको तो दोनों सही लग रहे हैं, सर विड्रॉ करेगा और साथ में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखेगा, तो सर ए और बी दोनों सही है। तो बच्चों बहुत क्लियर कर देता हूं आपको मैं, इसी चैप्टर के अंदर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वहां लिखा है ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, पेज नंबर 5.24 पे। चीजों को साथ में समझते जाइएगा, एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं बच्चों, लेकिन उसका लॉजिक क्या, कहां से आंसर आया, क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी समझते जाइए। क्लियर बोला है कि ऐसे में अगर कोई भी इस तरह की चीज हो जाए बच्चों, तो पहला पॉइंट जो लिखा है, डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस, बराबर, ये लिखा है। और उसके बाद में कंसीडर वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फॉर एंगेजमेंट। बच्चों समझिएगा, वेयर विड्रॉ इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन, यानी ये जो वर्ड इन्होंने लिखा ना कि इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे आपकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है और उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। तो ये जो लाइन लिखा है कि इमीडिएटली विड्रॉ कर देगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग लाइन हो जाएगा बच्चों, और इसीलिए अपना आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, स्टडी मेट लेकर के बैठा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन किधर किधर से आ रहा है, कौन सी लाइन है, आंसर क्यों होना चाहिए, वो सारी बात भी बच्चों हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए नंबर 16 पे आगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट का क्या एग्जांपल होगा बच्चों, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। इन्फ्लेटिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया, कम कर दिया, जल्दी से बताओ बच्चों इन्फ्लेटिंग का। आइए देखते हैं, पेमेंट बढ़ा दिया, मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर के लिए पेमेंट किया तो अच्छी बात है, तो रियल है। टीमिंग एंड लीडिंग बच्चों रिसिप्ट्स के लिए होता है, पेमेंट्स के लिए कभी नहीं होता। अपना फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पहले भी आपको बहुत बार दे चुका हूं। मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट फेक वाउचर बच्चों, फर्जी वाउचर के थ्रू पेमेंट करने से ही आपका कैश पेमेंट बढ़ेगा, तो यही आंसर लिख रहा है। कैश सेल्स हो नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि पेमेंट्स की बात हो रही है बच्चों, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, which statement is correct, which statement is correct, fraud can be termed as intentional error, fraud can be termed as unintentional error, बच्चों आप लोग जानते हो। हाँ, देन नेक्स्ट में लिखा, सोचने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सीधा इंटेंशनल वर्ड आ गया इसके लिए, तो फ्रॉड के लिए तो बेस्ट आंसर हमारा यही, एक ही आंसर है बच्चों, यही करेक्ट है, बाकी सारी चीजें करेक्ट हो ही नहीं सकती। चलिए जी,
ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग, बच्चों कितना कितना 18 क्वेश्चन, बहुत बार आपसे मैं बार बार करवाता हूं ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 1 करोड़ और मोर अब तो हमको बहुत अच्छी तरह से याद हो चुका है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि बच्चों मोर देन 1 करोड़ पे नहीं आना है, 1 करोड़ और मोर की हमारी रिक्वायरमेंट होगी तभी सही जाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप देखें कि एक ही चैप्टर से कनेक्टेड इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ले लिए ताकि वो चैप्टर के पॉइंट्स भी आपको रिवाइज हो जाए, और भैया चैप्टर के अंदर से कैसे क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, वो सब भी हमको अच्छे से पता लग जाए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which statement is not correct reference of investigation? बच्चों समझिएगा क्या पूछा गया आपसे, बहुत सीधी चीज पूछी गई है। Which statement is not correct reference to investigation से related, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, आइए चेक करते हैं। Investigation may be taken under the numerous areas of accounts, extent of waste and loss and profitability and cost of production. It extend scope beyond the books of accounts. 19 में ये आपसे कहा गया not correct, ये तो correct है, यही होता है बेसिकली। सेकंड पूछा गया बच्चों, सर ये इन्वेस्टिगेशन काय को पढ़ना पड़ रहा है इधर, बच्चों ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कई जगह पे क्वेश्चन उनको दे रखा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, बराबर, तो उनके उसमें इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक भी समझाए गए हैं, इसीलिए यहां से ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट फ्रॉम द प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर, बराबर से ऑडिटर ने जो ऑडिट किया वो जनरली बेस बनता है आगे जाकर के कि भैया किस तरह का ऑडिट उसके अंदर होने वाला है, मतलब किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। फिर बच्चों नेक्स्ट में क्या आया, इन इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। इन इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ, बच्चों पॉसिबल ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है ये। यही सेंटेंस मुझे तो इनकरेक्ट लग रहा है बच्चों, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज नॉट प्रिस्क्राइब इन इन्वेस्टिगेशन, ये भी करेक्ट है बच्चों, इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं देना होता है, कोई कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है मतलब रिपोर्ट का, जबकि ऑडिट में तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं। तो बच्चे लोगों इनकरेक्ट सेंटेंस 19 का सीधा सीधा सा सी नंबर हो गया, आपने को ध्यान में रखना है, बहुत सीधा सा पोर्शन है। आइए नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों शेयर्स को प्रमोट करना लिस्टेड कंपनी के विद दैट एंटिटी जहां पे आप ऑडिटर हैं, जो आपका क्लाइंट है उसके शेयर्स को प्रमोट करना। सर इट इज अ मैटर ऑफ दो चीजें बच्चों, शेयर्स को प्रमोट करना और लिटिगेशन में या कोई डिस्प्यूट में अपने क्लाइंट का साथ देना, ये सब पार्ट है बच्चों हमारे एडवोकेसी थ्रेड के, बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मुझे लगता है बहुत सिंपल है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑडिटर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5,01,500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ कंपनी बीइंग ऑडिटेड बाय हिम। ठीक है, बहुत सीधा सा एक सिंपल लाइन दी है बच्चों, ऑडिटर ने 5,01,500 के गुड्स परचेज कर लिए बच्चे, क्रेडिटर क्रेडिट के ऊपर जिस कंपनी की वो ऑडिट कर रहा है उससे खरीद लिए। तो सर अगर खरीद लिए तो 1413 डी का सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि 5 लाख रुपीस तक तो एग्जम्प्ट है, बराबर, ऑडिटर के लिए भी एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं कि खाली रिलेटिव के लिए है, वो जो है वो सिर्फ सिक्योरिटीज में है। 5 लाख तक का डेप्ट होता तो हम एग्जम्प्ट कर देते, उससे ऊपर है अगर तो इसका मतलब वो पोस्ट वेकेट करेगा। सीधा आंसर है बच्चों, ज्यादा टाइम इसमें नहीं ले रहा मैं, तो शेल बी डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है, डीम टू हैव बीन वैकेटेड हिज ऑफिस, पहला ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है, तो 21 का ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि ये करेक्ट हो ही गया है, तो बाकी के करेक्ट होने का सवाल नहीं, बराबर। नंबर नेक्स्ट पे आए बच्चों, केबीसी एंड कंपनी, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज 3 पार्टनर्स, बच्चों 3 पार्टनर है, नेमली के, बी एंड सी। के इज आल्सो, के जो है वो किधर पे, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, और the firm is offered the audit of ABC Limited already holding 40 कंपनीज। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब बच्चों सीधा सीधा सा तीन लोग यहाँ पे हैं, के, बी और सी, हिसाब से तीनों का 20-20 मिला करके 60 ऑडिट ये लोग करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। पर दिक्कत क्या है कि मिस्टर के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब इनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो इनका 20 हटा दीजिए, सिर्फ 40 ऑडिट बच्चों ये लोग ले सकते हैं, 2 ऑडिटर के बेस के ऊपर, और 40 का ऑलरेडी इनके पास में है। तो बट ऑब्वियस है इनको मना करना पड़ेगा, रिफ्यूज करना पड़ेगा, टाटा नमस्ते करना पड़ेगा कि सर हम आपका ऑडिट नहीं ले सकते हैं। तो केबीसी एंड कंपनी कांट एक्सेप्ट द ऑफर फॉर ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड बिकॉज मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 कंपनीज की आप हेल्प कर चुके हो। सीधा सीधा सा बच्चों 22 का बी नंबर ऑप्शन अपने को ठीक दिख रहा है, एकदम सा आंसर था। चलिए जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मिस्टर अमर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कार परचेज करते हैं बच्चों, जो फाइनेंस करवाते हैं 7 लाख की चौधरी फाइनेंस लिमिटेड से, बराबर, जो होल्डिंग है बच्चों चरण एंड दास लिमिटेड की, और वो ऑडिटर है इसमें से दास कंपनी का, मतलब जिस कंपनी का ये भाई साहब ऑडिटर है दास लिमिटेड, उसकी जो होल्डिंग कंपनी है बच्चों, उससे आपने
क्रेडिट लिया है, 7 लाख का फाइनेंस करवाना मतलब उधार लेना हो गया ना भाई, चुकाना है। तो जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उससे आपका उधार नहीं है, लेकिन उसकी होल्डिंग कंपनी से आपका उधार है। सर उधार वाला मैटर 5 लाख तक तो एग्जम्प्ट होता है, बराबर। फिर वो चाहे किसी से भी हो, कैश पूरा बच्चों, कैश याद आया आप लोगों को, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और हमारी फेलो कंपनी जो अपने एक और लिया था होल्डिंग की, अदर जो सब्सिडरी है उसकी भी बात अपन करते हैं। इनमें से किसी से भी लिया हो, यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हो। तो our disqualified to act as an auditor under section 1413D second as he indebted to Chaudhary Finance for more than 5 लाख रुपीस। बच्चों क्या कहते हो? 23 का ए नंबर ऑप्शन मुझे तो ठीक दिख रहा है। डिस्क्वालीफाई है, डिस्क्वालीफाई है बच्चों। हाँ सर डिस्क्वालीफाई है ना, देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन। Amar is disqualified to act as an auditor under 1413D second as he indebted of Chaudhary Finance according section D. He cannot act as an auditor of any subsidiary of Chaudhary Finance Limited. He is also disqualified to work in Charan Limited and Das Limited. दोनों में disqualify, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। Amar is disqualified to act as an auditor under section 1413D second same है। He is indebted of Chaudhary Finance for more than 5 lakh, ठीक है। Also, according to section 1413D second, he cannot act as an auditor of any subsidiary of Chaudhary Limited. He is also disqualified to work in Charan and Das Limited. बच्चों क्या कहते हो? यहाँ तो बी और सी ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। बोलो 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 जल्दी से। नंबर 23 का आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? बिल्कुल मुझे तो एक जैसे ही सेक्शन लग रहे हैं, एक जैसी चीज लिखी हुई है। दिक्कत क्या है? नेक्स्ट भी यही लिखा है, अमर इज डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर 1413D as he is indebted to Chaudhary Finance Limited more than 5 lakh, but according to section D1 he is not disqualified to work। ना 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 ना, not disqualified to work as an auditor of subsidiary of Chaudhary Finance, ये तो हो नहीं सकता। तो बच्चों बी और सी का डिफरेंस ढूंढ लो, बी और सी का डिफरेंस ढूंढ लो। अमर इज डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर, कहीं सेम प्रिंट तो नहीं हो गए? 3D second as he is indebted to Chaudhary Finance, लाइन मैच कर रही है बच्चों। यस सर, बी आंसर नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 5 लाख वाला पॉइंट बच्चों नहीं लिखा गया है, बराबर नजर का फेर हो जाएगा, वो हमने यहीं पे लिखा है। ए भी सही हो सकता था, लेकिन ए से ज्यादा जो इंप्रेसिव आंसर है बच्चों, डिटेल वाला जो आंसर है वो आपको सी में दे रखा है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। 5 लाख वाली लाइन सेम लाइन है, बस 5 लाख का अमाउंट अपन ने वहां से गायब कर दिया, जबकि वो तो जरूरी है, मोर देन 5 लाख लिखना पड़ेगा, बराबर। चलिए जी नेक्स्ट पे आगे बच्चों। द मेंबर ऑफ सी लिमिटेड प्रेफर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑडिटर स्टेटिंग दैट ही हैज फेल्ड टू सेंड ऑडिट रिपोर्ट टू देम। ओके, उन्होंने बोला सर इसने हमको ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजा है। मेंबर्स ने कंप्लेंट ठोक दिया कि हमको ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजा गया। बच्चों क्या ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी है क्या? या ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी है सर हम शेयर होल्डर्स को नहीं भिजवाते, हम कंपनी को भिजवा देते हैं, आगे कंपनी भिजवाएगी। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंपनी टू सेंड द रिपोर्ट टू एवरी मेंबर ऑफ कंपनी। ऑडिटर उसके लिए लायबल नहीं, अपन जानते हैं ऑडिटर तो कंपनी को, बीओडीज को हैंडओवर करेगा, फिर वो लोग मेंबर्स को हैंडओवर करेंगे। द ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू सेंड, हो नहीं सकता। जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी यहां आकर के हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये इतने सारे एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का पोर्शन है बच्चों, केस बेस्ड एमसीक्यूज भी उसके अंदर कवर है, बराबर। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि एमसीक्यूज की सीरीज आपको यहां तो मिल ही रही है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके अलावा बच्चों स्पेशल क्लास में जब आप जाएंगे हमारे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं, वहां पे आपको मेरे बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे, और उसके अलावा बहुत सारे ब्रेथलेस एमसीक्यूज जो मिलेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। करेक्ट एंड करेक्ट वाले क्वेश्चंस बच्चों YouTube पे भी इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको करेक्ट एंड करेक्ट 100 से ऊपर 120 क्वेश्चंस करेक्ट एंड करेक्ट के तो आपको यहां मिल जाएंगे। बाकी सब चीजें आपको हमारी स्पेशल क्लासेस के अंदर भी बच्चों लगातार जबरदस्त तरीके से मिलने वाली है। तो मेरा जरूर फोर्स रहेगा आप लोगों से ये कि आपको वो जाकर के जरूर करना चाहिए बच्चों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चंस करके। तो इन क्वेश्चंस को जरूर 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 से आप लोग करिए। चलिए जी, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आ जाइए फटाफट से। और बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर अब हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे,
की फीचर्स बच्चों, की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का की फैक्टर क्या होता है? हमने कहा सर एनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन हो जाते हैं, बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल होता है बच्चों। आप एईएस पूरा पढ़ के आए, आईटी आप पढ़ के आए, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स हो जाता है बच्चों। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। जब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमको मिलने वाले हैं। चलिए जी, बहुत कम मिलते हैं बच्चों इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए, सीधे सीधे से क्वेश्चन जबरदस्त वाले जो आपके चैप्टर नंबर 6 से कवर है बच्चों, 6 से कवर है, उन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिस्क दैट शुड बी कंसीडर्ड इन। रिस्क क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर? तो हमने कहा सर रिस्क के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इनएक्यूरेट बच्चों, फायदे है तो नुकसान भी है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, लेक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सारे के सारे बच्चों ऑल ऑफ द अबव इज आर करेक्ट आंसर। बराबर। आउट ऑफ विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? जनरल आईटी कंट्रोल, स्पेशल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बच्चों। कौन सा टाइप ऑफ कंट्रोल का पार्ट नहीं है? स्पेशल आईटी कंट्रोल इज करेक्ट आंसर बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे देखते जाइए, फटाफट क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें समझने का कुछ नहीं। आपने चैप्टर पढ़ा है तो सारे पॉइंट्स आप लोग को पता रहेंगे। फटाफट से मेरे साथ में देखिए, एडिट चेक इन वैल्यूएशन ऑफ इनपुट डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ। एडिट चेक एंड वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ। सीधा हमने दे दिया एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल एंड नन ऑफ द अबव बच्चों। सोचिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ का हमारा ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी, ऑटोमेटेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है बच्चों? हमने आपसे सीधा पूछ लिया। This is a data information report that an auditor obtained during audit and form the basis for an audit opinion। नहीं लगता सही। Refers to the digital content that is stored in electronic form within his computer system। A task or activity that is routinely performed by a computer system and does not require manual efforts बच्चों। क्या लगता है? मुझे तो यही वाली डेफिनेशन ठीक लग रही है बच्चों। कॉम्बिनेशन एंड प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स used to take vast amount of electronic data and obtain meaningful information। ना भाई ना, बहुत सिंपल सी बात है, जो रूटीन काम के लिए यूज होता है, जहां मैनुअल एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। इट्स कॉल्ड सिंपली, अपन बोलते हैं ना बच्चों घर पे ऑटोमेटिक है, वॉशिंग मशीन हमारी ऑटोमेटिक है, वॉच हमारी ऑटोमेटिक है। तो जो रूटीन में मैनुअल एफर्ट्स को खत्म कर दे बच्चों, वो हमारे लिए ऑटोमेटेड है। तो सी नंबर ऑप्शन फिफ्थ का एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए जी, ERP एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग मींस बच्चों, ERP एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज का मतलब क्या जाने वाला है? देखिएगा, a type of business application software that provide an integrated platform to automate multiple interrelated business process and operations। हाँ जी, यही है बच्चों डेफिनेशन। बराबर, आगे पढ़ने की तो मुझे जरूरत ही लग रही है, क्योंकि 6 का ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्सेज बच्चों, ये सारे आपके चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल बच्चे लोगों, ए नंबर ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जा रहा है। ईआरपी यही आंसर मिल गया, बाकी चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से निकाल करके मैं दे रहा हूं, देखिएगा मैक्सिमम चीजें। ये देखो यहां तक क्वेश्चन, सैम्पलिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, लेकिन स्टार्टिंग क्वेश्चंस हमने सारे पहली बार इसके क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। आइए फिर बच्चों, सीआईएसओ का मतलब क्या होता है ये भी हमने आपसे पूछ लिया। नंबर 7 में चीफ इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा या चीफ इंफॉर्मेशन होगा बच्चों? जब आप पढ़ रहे हो सीआईएसई तो बात ही इंफॉर्मेशन की है। चीफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफिसर होगा या क्या होगा? तो बट ऑब्वियस है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बच्चों। डी ऑप्शन जो हमारा है वो एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, आप लोग ध्यान रखोगे। फिर बच्चों ऐसा ही एक वर्ड आ गया। अच्छा, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर पूरी एक लिस्ट आप लोगों को दे रखी है बच्चों। देखिएगा वहां पे, जहां पे वर्ड्स और उनका जो मीनिंग है वो आप लोगों को दे रखा है, बराबर उनका फुल फॉर्म दे रखा है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे, तो जितना आप उसको कर सके उसको जरूर करिएगा। नंबर 8 में यहाँ पे आपको बताता हूँ। अच्छा, ये चैप्टर नॉर्मली जो बच्चों 4 मार्क का एक क्वेश्चन बना देता है, और एमसीक्यूज के अंदर या करेक्ट इनकरेक्ट में एक आध कोई क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, उस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। चलिए जी, तो देन बच्चों सीएटीएस का मतलब आपसे पूछ लिया, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स हो गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑडिट टेक्निक्स हो गया, कंट्रोल असिस्ट ऑडिटिंग टेक्निक्स हमारा हो गया, या कंप्यूटर ऑडिटिंग असिस्टेंट टेक्निक हो गया। बराबर, तो 8th का आंसर बच्चों मुझे तो लगता है ए नंबर होना चाहिए। क्या कहते हो? कंप्यूटर असिस्ट ऑडिटिंग टेक्निक। सर ये सब चीजें हैं क्या सर? दे रखी है क्या सर स्टडी मैट में? हमने तो नहीं देखी। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 में जब आप आओगे, मैं चेक करता हूं, देखिए अगेन स्टडी मटेरियल बच्चों हमने ले लिया। चैप्टर नंबर 6 में जब हम आते हैं
तो लास्ट में जाकर के कुछ एब्रीवेशंस बच्चों आपको दे रखे हैं, कुछ वर्ड के मीनिंग और एब्रीवेशंस आपको दे के रखे हैं, बराबर। जैसे सीआईओ का मुझे मिल गया, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था बच्चों, बराबर। देन मुझे कैट्स का जो अपन अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, ये मिला देखो, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, ये रहा ए नंबर ऑप्शन बच्चों। एसओएक्स का मिलेगा अपने को, जो सार्बन्स ऑक्सले एक्ट हमारा था वो अपने को यहाँ पे मिलता है। डीबीए दे रखा है बच्चों, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देके रखे हुए हैं, बराबर। तो यहीं पे आपको इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा बच्चों एब्रिविएशंस के अंदर, कंप्यूटर असिस्ट ऑडिटिंग टेक्निक। जैसा मैंने आपको कहा ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। हाँ, which statement is correct? Which statement is correct? Audit sampling refer to the application of audit procedure to less than 100% of item within a population। क्या ये होता है? Audit sampling refer to the application of less than 100% audit procedure on whole population। नहीं सर, पॉपुलेशन कम होगी जिसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब लेस देन 100% पर हम सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ऑडिट सैंपलिंग का डेफिनेशन है, बराबर। चैप्टर नंबर आपका जाता है 7। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सिलेक्टेड सेट ऑफ डेटा है, एंटायर सेट ऑफ डेटा है, ऑथोराइज सेट ऑफ डेटा या अप्रूव सेट ऑफ डेटा होना चाहिए। क्या कहते हो बच्चों? पॉपुलेशन का मतलब है एंटायर सेट ऑफ डेटा। क्या कहते हो बच्चों? पूरा। पॉपुलेशन मतलब पूरा, जिसमें से आप सैंपलिंग करने वाले हो। तो बट ऑब्वियसली पूरे की बात यहाँ पे हो रही है, तो हमारा आंसर जाने वाला है बच्चों एंटायर सेट ऑफ डेटा, बराबर। पूरा पॉपुलेशन मतलब पूरा हो गया ना, उसी में से तो आप सेलेक्ट करोगे, तो सिलेक्टेड तो इसमें से करने वाले हो। तो ये आपका एंटायर सेट है बच्चों। 10th का बी नंबर ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। चलिए जी, 11th में आते हैं बच्चों। ये कहता है एक ऐसी अप्रोच है सैंपलिंग की दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम एंड यूज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क। बच्चों क्या होना चाहिए 11th का आंसर? सर ऐसे ही पता लग रहा है हमको, सीधा सीधा सा। हाँ, इट इज एन अप्रोच टू सैंपलिंग जो रैंडम सिलेक्शन करती है सैंपल आइटम की, एंड यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होती है बच्चों, इसमें स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। सो और लेकिन रैंडम आ गया ना बच्चे, हर चीज का स्टार्टिंग इधर से होता है, बराबर। अगेन मेरे पास स्टडी मैट पड़ा हुआ है, ऑडिट सैंपलिंग मेरे सामने है, और उसमें बच्चों देखिए क्या लिखा है। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं आपकी, पेज नंबर 7.4 पे। अप्रोचेस के अंदर आपको दे रखा है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज एन अप्रोच टू सैंपलिंग दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट। क्लियर डेफिनेशन बच्चों दे रखी है आपको, इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क क्वालिटीज। तो सेम आंसर है बच्चों स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। डायरेक्ट डेफिनेशन पे अपन ने बना करके दिया है, तो बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों 12th नंबर देखो। 12th वाला पोर्शन अपने को क्या कहता है बच्चों, देखिएगा सीधा सा है। द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैंपलिंग प्लान आर फॉलोइंग। बच्चों फैक्टर्स क्या है, जिस वक्त में आप सैंपलिंग का प्लान करने का सोचेंगे बच्चों, साइज देखना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा, एडिक्वेसी बुक्स कितनी देखनी पड़ेगी। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर बच्चों। 12th का ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आया बच्चों, अगेन अगेन एक डेफिनेशन है, is a selection method in which the number of sampling unit in the population is divided by the sample size into a give a sampling interval। ओके, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों इसके अंदर। 13 के अंदर सीधा हमने आपसे पूछा है। सो और डिवीजन का काम तो ब्लॉक में होता है बच्चे, ब्लॉक पे तो ब्लॉक बनते हैं। ये जो अपना सिस्टम है बच्चों, सिलेक्शन मेथड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। कुछ साइज निकाल ली जाती है टू गिव अ सैंपल इंटरवल, सैंपलिंग इंटरवल। तो बच्चों सिस्टमैटिक सिलेक्शन हमारा एक सिस्टमैटिक है, बराबर इंटरवल से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 13 के अंदर बच्चों सिस्टमैटिक सिलेक्शन आना चाहिए। सर ये हमको कहां मिलेगा, सर बताओ सर कहां मिलेगा सर, आइए देख लेते हैं। अगेन बच्चों मैं चला गया, कहां आ गया मैं, स्टडी मैट के ऊपर आ गया बच्चों, स्टडी मैट के ऊपर आ गया। और स्टडी मैट के अंदर ये देखिए आपको यहाँ पे जब आप सिलेक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे बच्चों, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर आपको ये मिल जाएगा। देखिए मैं पढ़ता हूं डेफिनेशन इंटरवल सैंपलिंग की, या जिसको सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी कहा जाता है, पेज नंबर 7.14 पे। सिस्टमैटिक सिलेक्शन इज अ सिलेक्शन मेथड, ये देखिए, in which the number of sampling unit in the population is divided by the sample size to give a sampling interval। सेम डेफिनेशन आ गई बच्चों, दो नाम इसके हैं, एक तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग, दूसरा इसी को इंटरवल सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है, बराबर। अच्छा आगे उसका एग्जांपल भी दे रहा है कि आपने फिक्स कर लिया कि 50 के बाद अगला 50, मतलब हर एक फिक्स इंटरवल से आपको एक चीज को सेलेक्ट करने वाले हो, इसीलिए हमने इसको सिस्टमैटिक सैंपलिंग का भी नाम दिया है। चलिए जी,
नेक्स्ट पे आगे बच्चों, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इफेक्ट ऑफ रिस्क टू अंडर रिलायंस विद द, अच्छा स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है बच्चों, सैम्पलिंग रिस्क से कनेक्टेड हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग रिस्क जो आपको मैंने कहा था, वैसे भी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस विद रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन इज मोर वर्क टू बी परफॉर्म। बच्चों समझना, एक तो आपने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भरोसा कम किया, दूसरा मतलब अंडर रिलायंस का मतलब है इंटरनल कंट्रोल था तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि वो अंडर रिलायंस है, मतलब कम भरोसे वाला है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा नंबर बच्चों, इनकरेक्ट रिजेक्शन का मतलब क्या हो गया, आपको लगा कि इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो जो है वो बहुत बेकार है, जबकि एक्चुअल के अंदर अच्छा था। जब दोनों ही चीजें आपको वीक लग रही है तो बट ऑब्वियस है आप ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, तो मतलब ये सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है। सेकंड नंबर बच्चों, ओवर रिलायंस हो गया, आपको लगा कि आईसी बहुत बढ़िया है, आपका ओवर रिलायंस था, जबकि आईसी जो है वो बहुत वीक था। समझ रहे हैं आप बात को। उसी तरह से इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस का मतलब एमएमएस मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए हैं। तो जब आपको सब कुछ सही लग रहा है तो बट ऑब्वियस है ऑडिट प्रोसीजर आप कम लगाओगे, और कम लगाओगे ऑडिट प्रोसीजर तो बट ऑब्वियस है रॉन्ग ओपिनियन जाएगी बच्चों। तो ये स्टेटमेंट भी अपने को करेक्ट लगता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लगते हैं, तो 14 का आंसर अपना सी नंबर हो जाना चाहिए, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट वाला आंसर। चलिए 15 के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों आगे। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस का मतलब क्या होता है, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस अब भी ऊपर आ चुका है। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस का मतलब क्या होता है, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि इंटरनल कंट्रोल नॉट एडिक्वेट, मतलब आप कम भरोसा कर रहे हो जबकि एक्चुअल में तो बहुत अच्छा है। एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, मतलब इन आपको लग रहा है नॉट एडिक्वेट, जबकि सच्चाई ये नहीं है, मतलब सच के अंदर ये है कि वो एडिक्वेट सिस्टम है। तो यही अपना मतलब होता है अंडर रिलायंस का, बहुत सीधा सा। तो आगे के पोर्शन अगर नहीं भी पढ़ो तो मुझे पता लग ही रहा है कि यस सर 15 का ए नंबर करेक्ट है, फिर भी देख लेते हैं। ऑडिटर कंक्लूड करता है कि बहुत इफेक्टिव है, जबकि नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि अंडर रिलायंस की बात हो रही है बच्चों, मतलब कम भरोसा किया, आपको लगा कि अच्छा नहीं है। और अकाउंटिंग सिस्टम तो बच्चों यहाँ है ही नहीं इसके अंदर, उन सब के लिए अपना इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। The method which involve dividing the population into group of item is known as, मैंने आपको पहले भी कहा था, ज्यादातर ये पढ़ते ही अपने को लगता है सर इट इज अ मैटर ऑफ ब्लॉक सैंपलिंग, बराबर। क्योंकि क्लस्टर इस वक्त नए वालों के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन पुराने वाले लोग भी ध्यान रखेंगे, नए वाले भी ध्यान रखेंगे कि ये आंसर हमारा क्लस्टर का है। और क्लस्टर और ब्लॉक का डिफरेंस मैंने आपको ब्लॉक सैंपलिंग अभी थोड़े टाइम पहले ही रिवीजन जो अपना चला रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तब आपको मैंने समझाया था, बराबर। और ब्लॉक सैंपलिंग की डेफिनेशन कहती है बच्चों, दिस मेथड इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। समझिएगा, तो ब्लॉक में कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है कि उसको पॉपुलेशंस को आपने ऐसे से बांट दिया है, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बराबर से। सर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में भी तो यही करते हैं बच्चों, उसकी डेफिनेशन भी अलग जाएगी। दिस मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन अ फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्टार्टा, ये उसकी डेफिनेशन के अंदर जाता है। ये कहीं पर भी नहीं होगा कि ग्रुप्स के अंदर आपने उसको बांट दिया तो वो हमारा स्टार्टा हो जाएगा, याद रखिएगा, इट इज अ मैटर ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे लोगों, फटाफट 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 से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, दो तीन क्वेश्चंस और आज के लिए हम लोग कर लेते हैं। द मेथड observing inventory being counted and personally performing test count to verify count is performed during the audit of inventory balances to address the following balance sheet assertion। अच्छा assertion के ऊपर क्वेश्चन आ गए बच्चों। तो क्या लगता है आपको, जब आप 17 क्वेश्चन कहता है कि जब आप इन्वेंट्री को देखते हैं, पर्सनली जाकर के टेस्ट काउंट करते हैं, तो बेसिकली आप क्या देखना चाहते हैं बच्चों, जब हम इन्वेंट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्सनली टेस्ट काउंट करके देख रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग देखना चाहते हैं कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ना हम वैल्यूशन करके देख रहे हैं, ना हम कंप्लीटनेस देख रहे हैं, बट ऑब्वियस है बच्चों एग्जिस्टेंस ही देखा जाएगा जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पे जाकर के। और wages paid to worker would always qualify as, बच्चों wages paid to worker, wages अगर आपने पे किया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको, सर रेवेन्यू होना चाहिए, सर रेवेन्यू होना चाहिए। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, रेवेन्यू कैपिटल, लेकिन अगला पॉइंट, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट जाने वाला है। सर सी क्यू करेक्ट जाएगा, सर सी क्यू करेक्ट जाएगा, सर रीजन क्या है सी के करेक्ट जाने का, बच्चों बहुत सिंपल सी हमारी बात थी, सी के सही जाने का जो रीजन है वो बहुत क्लियर कट रीजन है, डिपेंड करेगा। अगर मशीनरी का इंस्टॉलेशन करने का सोच रहे हो बच्चों तो बट ऑब्वियस है वो आपका कैपिटल में चला जाएगा, उसका जो वेजेस है, अदरवाइज वेजेस आपका पीएनएल आइटम के अंदर कवर रहता है बच्चों। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं 19 एंड 20।
19 कहते हैं वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हाईटेक लिमिटेड इज अट्रैक्टेड बाय द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 164(2). बहुत बार आपको कराया मैंने, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, बच्चे उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। 19 के अंदर आप सबको पता है कि अगर कोई ऑडिटर 164(2) में डिस्क्वालीफाई हुआ है, सॉरी ऑडिटर नहीं, डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर 143 में इसको बच्चों डिक्लेयर करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन बताएगा। सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा मिस्टर, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मैंने थ्योरी में डिटेल में बहुत बार करवा दिया है। अब तो डायरेक्टर एक बंदा है केपी प्राइवेट लिमिटेड का, साथ में जीपी का भी है, बराबर, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 3 साल तक डिपॉजिट नहीं कराए बच्चे। अब एक्स का ओपिनियन क्या है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, जबकि हम जानते हैं 164(2) कहती है कि अगर कोई कंपनी में लास्ट 3 इयर्स तक एनुअल रिटर्न या एफएस डिपॉजिट नहीं हुए तो डायरेक्टर का पोस्ट हो जाएगा खाली। समझ रहे हो आप लोग, डायरेक्टर का पोस्ट गया, ठीक है। और सिर्फ उसी कंपनी से नहीं, जिस जिस कंपनी में वो है डायरेक्टर वहां से जाएगा, और 5 इयर्स तक बच्चों उसके ऊपर बैन लगने वाला है, कहीं पर भी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो as per provision of the director is already holding directorship of company which has not filed FS and annual return for any continuous period of 3 financial year shall not be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in other company for a period of 5 years. Yes, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला वाला बोला है नॉट अट्रैक्ट, बिल्कुल गलत है। सी कहता है 164 टू डिस्क्वालीफाइड जीपी बट नॉट केपी, ये भी गलत है। ये देख लेते हैं, ऑलरेडी होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ नॉट फाइल एफएसआर और एनुअल रिटर्न आ गया बच्चों, यहाँ पे एंड होता है, हमको पता है अच्छी तरह से। तो हमारा आंसर नंबर बच्चों 20 का जो गया वो ए नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की बात बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कर लिए हैं। हाँ, लगभग लगभग आज हम लोगों ने 44 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छा हमारा रेशियो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आज हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ बच्चों, अब मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि भाई हमारी जो स्पेशल क्लासेस है बच्चों वो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। उसके लिए करना सिर्फ इतना है कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर आपको जाना है। लर्निंग ऐप पर जाकर के सीधा सर्च करिए जयेश भंडारी, और वहां बहुत सारे और एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट, डिटेल चैप्टर, थ्योरी, रिवीजन, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन, सब कुछ आपको मिलने वाला है बच्चों। सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। और सबसे खास बात बच्चों, इस वक्त आप चूंकि आप लोग एग्जाम्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बराबर, नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे जिनको आप लोग बिल्कुल गाइड करने वाले हो कि भैया दिसंबर में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर। और दिसंबर में बैचेस स्टार्ट होने के साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब पे भी है, स्पेशल क्लास पे भी है, लेकिन प्लस कोर्स पे भी है। तो अभी आप लोगों की जिम्मेवारी क्या बनेगी कि जितना मजेदार तरीके से आप पढ़ रहे हो भाई, आगे आने वाले भी आपके जूनियर्स भी पढ़ने चाहिए, बराबर, आपके यंगर्स जो भी है उनको भी पढ़ना है। तो उनको बताइए कि भाई सिस्टम है यहाँ पे कि कैसे आप लोग आओगे, अनअकैडमी का प्लस कोर्स कैसे सब्सक्राइब करोगे। आपने लर्निंग ऐप लिया और उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट को आपको सेलेक्ट करना है। जितने सारे कोर्सेज अनअकैडमी देता है उसमें आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। प्लस कोर्स में जाइए, सब्सक्रिप्शन के लिए बटन दबाइए और सारी फीसेस की डिटेल आपके पास में खुल जाएगी। फाउंडेशन वालों को पक्के से बोलिए जो फाउंडेशन देने का ट्राई कर रहा है कि भैया तुम्हारे लिए 24 मंथ का बेस्ट है, तुमको यही लेना चाहिए, बराबर। आपको लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी है तो कोई बात नहीं, आपने 12 या 6 मंथ्स का ले लिया। और सबसे बढ़िया बात, जैसे ही आपने कोड का इस्तेमाल किया आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट भी। और ये देखिए सीधा 21,000 से 18,900 और 17,500 से 15,750 ये आपकी हो जाती है फीस। तो भैया बड़ा सा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है, तो जरूर 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 आपको ये हाँ बताना चाहिए, इस बात को बिल्कुल फैला देना चाहिए। तो ये सारी बात हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो बच्चे लोगों, इसी तरह से जबरदस्त तैयारी करते रहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी आप लोगों के लिए हो जाएगा कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर भी ये वक्त ऐसा है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं होना चाहिए। सोच करके चलिए कि हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तैयारी करी है। मैं रोज आपको कह रहा हूं कि पहली बार आप लोगों ने स्टडी मैट का एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ लिया है, और कई लोगों को तो स्टडी मटेरियल के पेज नंबर तक अब याद हो चुके हैं। तो भाई अब तो हम बहुत कुछ धूम मचाने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो बिना घबराए, बिना डरे, पूरे कॉन्फिडेंस, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ते रहिए। तो ये हमारा बच्चों अब जबरदस्त वाला एमसीक्यू का सीरीज था, और कल इसी को आगे हम और कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जरूर 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 बताइएगा।
और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सब लोगों के साथ में, ताकि इतने फटाफट वाले एमसीक्यू सब लोगों को मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा। कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे यूट्यूब पर, फिर मिलते हैं। बाय।